नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की अच्छी खबर यह है कि भारत की नाग मिसाइल ने आज राजस्थान के पोखरण रेंज में अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया। इस टेस्ट में पास होने के बाद अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। ये भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन और पाकिस्तान के लिए दुख भरी खबर है। आज भारत की मिसाइल शक्ति का आकलन करने का दिन है। आज आपको यह भी बताएंगे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती क्या है और युद्ध में ये कौन से करिश्मे दिखाती है। कुल मिलाकर भारत की मिसाइलों का धमाकेदार मौसम आ गया है और इस मौसम ने चीन और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कम कर दिया। इसके अलावा आज कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के 73 साल पूरे हुए। आज ही के दिन से 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान के कबायली हमलावरों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। उस षड्यंत्र का कर्ज है पाकिस्तान पर और यह 73 साल पुराना कर्ज उसे चुकाना होगा। पाकिस्तान के षड्यंत्रों का म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा और कश्मीर पर नापाक हमले का सच पूरी दुनिया को बताया जाएगा। यह खबर पाकिस्तान की आंखों में बहुत चुभने वाली है। बिहार चुनाव में आज एक नया डायलॉग ट्रेंड कर रहा है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुफ्त में वैक्सीन दूंगा। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन बीजेपी ने इस बारे में पूरा सोच विचार कर लिया है और बिहार चुनाव में इस आइडिया को अपने विजन डॉक्यूमेंट में जगह भी दे दी है। अब कोरोना के मुफ्त टीके से ही राज तिलक की तैयारी है। लेकिन क्या मुफ्त के वैक्सीन को जीत की दवाई माना जा सकता है? क्या वादों की चुनावी वैक्सीन वोटों को खींच सकेगी? इसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कोच्चि से आज एक गर्व की तस्वीर आई है। नौसेना की 3 महिला पायलट्स अब समुद्री उड़ान के लिए तैयार हैं। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा डॉनियर एयरक्राफ्ट पर भारतीय नौसेना की महिला पायलटों के पहले बैच को तैयार किया गया। यह बदलाव और गर्व का क्षण है पूरे देश के लिए। तो सबसे पहले आज बात भारत के मिसाइल बेड़े में जुड़े उस नग की जो दुश्मन को नाग बनकर डसने के लिए तैयार है। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नाग मिसाइल ने अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है। आज राजस्थान के पोखरण रेंज में नाग मिसाइल का टेस्ट किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित इस नाग मिसाइल को सुबह 6:45 बजे दागा गया, जिसका टारगेट एक टैंक था जिसे नाग मिसाइल ने पलक झपकते ही उड़ा दिया। इसके पहले वर्ष 2017, 2018 और 2019 में भी नाग मिसाइल के कई ट्रायल हो चुके हैं। आज इस मिसाइल का आखिरी टेस्ट था, जिसके बाद अब तीसरी पीढ़ी की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। इससे पहले कि हम आपको नाग मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, आपको बता देते हैं कि एंटी टैंक मिसाइल आखिर होती क्या है। दरअसल एंटी टैंक मिसाइल मीडियम और छोटी रेंज की मिसाइल होती हैं जो दुश्मन के टैंक समेत अन्य सैन्य वाहनों को सेकंडों में बर्बाद कर सकती हैं। एंटी टैंक मिसाइलों को फाइटर जेट, वॉरशिप और वॉर जोन में मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने पिछले करीब 1 महीने में अलग अलग तरीके की ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें नाग मिसाइल लेटेस्ट है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि नाग मिसाइल न सिर्फ मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि इसमें एक से बढ़कर एक आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। दुश्मन को डसने के लिए तैयार हो चुकी नाग मिसाइल की शक्तियों पर आधारित हमारी यह रिपोर्ट आपके मन में गर्व भर देगी और दुश्मन के दिल में डर पैदा कर देगी। ये नाग मिसाइल की गर्जना है। और ये नाग मिसाइल की ताकत। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर चीन और पाकिस्तान ने मौका दिया तो नाग मिसाइल अपनी ताकत की पूरी पिक्चर दिखाने के लिए अब तैयार है। नाम से नाग और ताकत से नागमणि। यह मिसाइल वजन में हल्की है, लेकिन अपने टारगेट पर बहुत भारी पड़ती है।
इसमें इंफ्रारेड तकनीक है जो लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक करती है। इसके बाद ये मिसाइल ऊपर उठती है और फिर तेजी से टारगेट के एंगल की तरफ मुड़कर उसकी तरफ चल देती है। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और फिर 7 किलोमीटर दूर तक बड़े से बड़े टैंक को तबाह कर सकती है। निशाना इतना सटीक कि खड़े या चलते हुए टारगेट को भी उड़ा दे। ये मिसाइल डायरेक्ट हिट और टॉप अटैक दोनों मोड में हमला कर सकती है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, नाग मिसाइल का फायर कभी मिस नहीं होता। अपने फाइनल ट्रायल में पास होने के बाद अब नाग मिसाइल का उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुरू होगा, जबकि नाग मिसाइल कैरियर का निर्माण मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होगा। डीआरडीओ जो अभी लेटेस्ट मिसाइल्स जो टेस्टिंग कर रही है, उसमें जब हम नाग मिसाइल की बात करें, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके पास टॉप अटैक कैपेबिलिटीज है, फायर एंड फॉरगेट वाली टेक्नोलॉजी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लेटेस्ट टाइप ऑफ जो आर्मर के जो प्रोटेक्शन होते हैं, या तो रिएक्टिव आर्मर हो या तो कॉम्पोजिट आर्मर हो, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहता है। ये दिन और रात दोनों समय इस्तेमाल किया जा सकता है, और BMP-2 प्लेटफॉर्म से, नामिका नामिक BMP-2 प्लेटफॉर्म से इसको हम लोग फायर कर रहे हैं। नाग मिसाइल का ये फाइनल ट्रायल ऐसे वक्त में हुआ है जब लद्दाख में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और LAC पर भारत और चीन के बीच गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण एक अच्छा संकेत है। नाग मिसाइल के कैरियर BMP-2 को पहले ही लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात किया जा चुका है, यानी नाग मिसाइल को पहली पोस्टिंग पर चीनी टैंकों को उड़ाने के मिशन पर भेजा जा सकता है। भारत और चीन का जो लद्दाख में जो टेंशन्स चल रहे हैं LAC के ऊपर, उसी दौरान हम लोग ने देखा है कि DRDO ने पिछले 50 दिनों में करीब 14 मिसाइल्स की टेस्टिंग की है, जिसमें हम लोग ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज जो 400 किलोमीटर तक का भी हमने टेस्ट किया है। हम लोग ने स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिएक्टिव टोरपीडो को भी हम लोग ने इसमें टेस्ट किया है, जिससे हम लोग एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी उसमें हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने नाग मिसाइल भी किया, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इन सब मिसाइल्स के साथ हम लोग जो एक मैसेज दे रहे हैं चीन को कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और हम लोग एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम हम चीन के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटा DRDO मिसाइल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। पिछले करीब 2 महीने में भारत ने नाग समेत 11 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो टेस्ट भी हो जाता है और मिसाइलों की गर्जना से दुश्मन को मैसेज भी मिल जाता है। पिछले 50 दिनों में DRDO ने 14 से ज्यादा मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं, लेकिन मौजूदा हालात में लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच नाग मिसाइल का परीक्षण कई मायनों में खास है। इस वक्त चीनी सेना ने लद्दाख सरहद पर सैकड़ों टैंक तैनात किए हैं, और ऐसे में नाग एंटी टैंक मिसाइल पलक झपकते ही चीनी सेना के टैंकों को नेस्ते नाबूद कर सकती है। कैमरामैन वकार के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। नाग मिसाइल स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटे DRDO के उस बुलंद इरादे को जाहिर करती है, जो जल्दी ही मिसाइल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। पिछले करीब 2 महीने के दौरान DRDO का यह 11वां मिसाइल परीक्षण है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है। 9 अक्टूबर को भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल खास ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए किसी भी सिग्नल या रेडिएशन को पकड़ सकती है और रडार पर लाकर उसे नष्ट कर सकती है। 3 अक्टूबर को DRDO ने परमाणु हमला करने में सक्षम शौर्य सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल को सेना में शामिल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 24 सितंबर को DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन का भी सफल परीक्षण किया था। नए वर्जन में इसकी मारक क्षमता बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सामरिक महत्व के कई स्थानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया है। भारतीय सेना ने 23 सितंबर को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण अंधेरे में किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा।
ये मिसाइल परमाणु हथियार के साथ सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को ढेर कर सकती है। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, पिछले कुछ वक्त में भारत ने अपने ऐसे कई सिस्टम्स को टेस्ट किया है जो चीन और पाकिस्तान को चिंता में डालने के लिए काफी है। इसमें शामिल है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट, जिसका परीक्षण 5 अक्टूबर को किया गया। इस तकनीक से दुश्मन की पनडुब्बी पर सुपरसोनिक रफ्तार से टॉर्पीडो का हमला किया जा सकता है। भारत ने 22 सितंबर को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया था, जिसका इस्तेमाल हथियारों के साथ दुश्मनों पर हमला करने में किया जा सकता है। डीआरडीओ ने 7 सितंबर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का भी फ्लाइट टेस्ट किया था। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में किया जा सकता है। भारत ने पिछले 40 दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन गर्व की बात यह भी है कि इन सभी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है डीआरडीओ को, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी से आज तक ने खास बातचीत की है। आपसे जानना चाहूंगा कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में इतनी ब्रह्मोस से लेकर दूसरी तमाम मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए हैं। डीआरडीओ ने भारत का आर्म्ड फोर्सेस के लिए एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स तैयारी करने के लिए रिसर्च कंटिन्यूस चलाते रहते हैं। हमारा साइंटिस्ट ने कोविड पीरियड में भी कंटिन्यूस काम करके बहुत सिस्टम्स ने डेवलप किया। एक एक सिस्टम मैच्योर होने के बाद उसका डेवलपमेंट ट्रायल्स के लिए हम जाते रहते। ऐसे ही इस बार अभी एक एक सिस्टम मैच्योर होने के बाद हमने डेवलपमेंट ट्रायल्स किया है। पिछले 1.5 मंथ का टाइम पे हमने ये पूरा मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट किया। अभी जो हम अगर बात करें मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, हमारे पास तीनों सेनाओं के पास जो सिस्टम मौजूद है, आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं उनसे निपटने के लिए काफी मात्रा में इस तरह के मिसाइल सिस्टम हमारे पास मौजूद है? भारत एक्चुअली मिसाइल्स का क्षेत्र में बहुत कॉन्फिडेंट है। हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप किया है। हम इस एरिया में कंप्लीट सेल्फ रिलायंट बता सकते और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंदर पूरा इधर इंडिजिनस मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। जो आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए वो पूरा मिसाइल सिस्टम्स इधर देश में हम डेवलप कर सकते हैं। भारत की स्वदेशी मिसाइलों के परीक्षण की रफ्तार देखकर चीन को इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि कहीं उसने भारत से पंगा लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी और कहीं भारत को मिसाइल पार बढ़ाने के लिए प्रेरित तो नहीं कर दिया। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले दिनों में भारत ऐसी कई और मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम्स का परीक्षण कर सकता है, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, अग्नि-4 और आकाश मिसाइल का आधुनिक संस्करण शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की तरक्की सिर्फ मिसाइल परीक्षणों तक सीमित नहीं है। भारत की सैन्य ताकत में इजाफा और भी क्षेत्रों में हो रहा है। अब हम आपको युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती का फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं, जो आज विशाखापट्टनम में औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी जहाजों में से आखिरी है। 3 युद्धपोत आईएनएस कमोटा, आईएनएस कदमत और आईएनएस किल्टान पहले ही भारतीय सेना को सौंपे जा चुके हैं। आईएनएस कवरत्ती में 90% उपकरण स्वदेशी हैं, जिसे पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। आईएनएस कवरत्ती के स्टेल्थ फीचर्स उसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करते हैं। और आज की तारीख कश्मीर के इतिहास में बहुत मायने रखती है। आज कश्मीर का ब्लैक डे है, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान के पहले हमले के आज 73 साल हो गए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना की मदद से कबाइलियों ने हमले की शुरुआत की थी। इस काली तारीख पर पाकिस्तान के कश्मीर षड्यंत्र का सच बताने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में आधिकारिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। सरकार बहुत जल्दी दिल्ली में कश्मीर पर पहले पाकिस्तानी हमले का इतिहास बताने वाला म्यूजियम भी बनवाएगी। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर बदनीयती की दास्तान कैसे शुरू हुई, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए।
इस तारीख के जरिए कश्मीर से पाकिस्तान के षड्यंत्र, उसके जुल्म और उसके झूठ का नकाब उतारने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से 2 दिनों की संगोष्ठी और प्रदर्शनी शुरू हुई है, जिसके उद्घाटन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। जम्मू कश्मीर राज्य ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर कश्मीर के ब्लैक डे का इतिहास कई पीढ़ियों को बताने की पहल की। सूफीज्म की इस मिट्टी को पाकिस्तानी फौज के आकाओं मोहम्मद अली जिन्ना और उसके लश्कर ने किस तरह से 22 अक्टूबर के काले दिन को मासूमों के खूनों से रंग दिया था और सदियों से एक धागे में बंधे भाईचारे को नफरत में बदल दिया था। 73 साल से पाकिस्तान का झूठ का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बर्बर हमलावर आतंकी सिर्फ पख्तून ट्राइबल थे, मैं समझता हूं कि इस हकीकत को देश और दुनिया ने जाना है। 2 दिन की ये गोष्ठी प्रारंभ हो रही है। इसमें शिक्षाविद, इतिहासकार, सेना के तमाम एक्सपर्ट और आर्थिक जगत को जानने वाले लोग जो गिलगित की उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के बारे में सोचते हैं, उस संगोष्ठी में भाग लेंगे। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के सभी प्रबुद्ध जन इस गोष्ठी में भाग लेकर उस परिस्थिति के चित्रण को जरूर देखेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को पीओके में पड़ने वाले मुजफ्फराबाद से हमला शुरू हुआ था। बीतते घंटों और दिनों के साथ कश्मीर के इलाकों को छिन्न भिन्न करते हुए लूटमार मचाते कबायली और उनकी मदद कर रहे पाकिस्तानी सेना के दहशतगर्दों की योजना श्रीनगर पर कब्जे की थी। महाराजा हरि सिंह इस हमले के आगे असहाय हो गए थे और तब महाराजा के अनुरोध पर 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना मदद के लिए पहुंची थी। 1947-48 में जब कबायली पूरे कश्मीर में कोहराम मचा रहे थे, तब आखिरकार उनसे मुकाबला न कर पाने की सूरत में कश्मीर के राजा ने भारत से राज्यारोहण की जो दस्तावेज थे उन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द पहुंचेगी कश्मीर और अगले ही दिन वो पहुंच गए यहां पर। जिस रेजिमेंट की बटालियन को सबसे पहले यहां पर भेजा गया वो थी सिख रेजिमेंट, और सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन यानी फर्स्ट सिख 27 अक्टूबर को कश्मीर की धरती पर पांव रखने वाली पहले सैनिक थे। पाकिस्तान के षड्यंत्र के खिलाफ सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं लड़ी थी, बल्कि कश्मीरी आवाम ने भी मोर्चा लिया था। संघर्ष करने वालों में मकबूल शेरवानी भी थे, जिन्होंने बारामूला से पाकिस्तानी कबायलियों को 4 दिनों तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक भारतीय सेना नहीं पहुंच गई। मकबूल शेरवानी ने जिंदगी गंवा दी, लेकिन कश्मीर की आन बान शान बचा गए। बहुत अजीब सी चीज है ये कि जो सहूलियत का इतिहास है उसे जिंदा रखने की कोशिश होती है, और जो इतिहास आपको सूट नहीं करता है यानी जो हकीकत है उसे भुला देने की कोशिश की जाती है। दरअसल जो कश्मीर को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है उसके पीछे भी सच्चाई यही है। हम इस समय बारामूला के बहुत ही मशहूर, बहुत लोकप्रिय शेरवानी हॉल में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। इनकी जो कहानी है किस तरीके से 1947-48 में न सिर्फ ये बल्कि बाकी आम नागरिक के यहां पर जो थे, जिन सब का नाम यहां पर लिस्ट किया गया है, ये सारे खड़े रहे थे पाकिस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ। लेकिन कहानी का ये हिस्सा आपको बताया नहीं जाता है जो हम आज आपको बताते हैं। हमारे मकबूल शेरवानी साहब जो शहीद हुए हैं, और आप ये देखिए उसको किस तरह से शहीद किया गया, उनके इंटेंशंस देखिए आप। कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है जो आप कील लगा के इस बेदर्दाना तरीके से ऐसे मारते हैं। और ख़ासकर मैं मकबूल शेरवानी साहब को आज श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और तमाम जो हमारे फौजी जवान वो शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूं। अक्टूबर 1947 के उस हमले में पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की सारी हदें लांघी थी। उस दौर को सीने में दफन करने वाले चंद कश्मीरी ही बचे होंगे, लेकिन जो हैं उनके लिए उन दिनों का लम्हा सदियों जैसा लंबा है। क्या उस समय उनकी उम्र थी और उस समय क्या देखा था? दोनों ठीक है यम साथ कबल रेड योर आया तम साथ कच वरी क्या वुच तम साथ
semua sesuatu sepakat teman. Tepat sepakat teman. ये कह रही हैं कि जब हमने सुना कि कबालीज यहाँ पर बारामूला में जो है एंटर हुए तो उस टाइम उनकी एज उतनी मतलब बड़ी नहीं थी, मगर इतनी सोच समझ थी कि गलत क्या है और क्या सही है। तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पे उन्होंने कश्मीरी पंडित जो वमेंस थे उनके साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं और लुटेरे थे वो, ठीक है, तो लूटमार की है। और वो लोगों के जो लोग चरवाहे थे, जो उनके डंगर हुआ करते थे, भेड़ बकरियां, स्पेशली बकरियां वो चोरी करते थे और वो सीधा वहीं पे बकरियों को काट कर वो अपना वो झुंड बनाकर वो खाते थे। 1947 के कश्मीर हमले के सच पर पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोलता आया है, लेकिन अब और नहीं। 22 अक्टूबर के इस दिन पर ब्लैक डे मनाया गया है, तो जल्द ही दिल्ली में उस कश्मीर हमले के काले इतिहास का कच्चा चिट्ठा दिखाने वाला म्यूजियम बनेगा। संस्कृति मंत्रालय म्यूजियम के लिए जगह तलाश रहा है। म्यूजियम में ऑडियो वीडियो के जरिए भी 22 अक्टूबर 1947 की सच्चाई दिखाई जाएगी। श्रीनगर से शुजाउल हक और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी ऑफर में फ्री वैक्सीन भी आएगी। ये बिल्कुल नया चुनावी आइडिया है, लेकिन बिहार में बीजेपी के इस चुनावी ऑफर पर घमासान मच गया है। विपक्ष का कहना है कि क्या अब चुनाव की तारीखें देखकर कोरोना की वैक्सीन बांटी जाएगी और जिस राज्य में चुनाव होंगे वहीं पर मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। इस पर बीजेपी का अपना जवाब है, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में घूम फिरकर फिर वही पुरानी कहावत याद आती है कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। वोट के लिए फ्री वैक्सीन का चुनावी वादा, ये पहले किसने सुना था? वैक्सीन बीमारी भगाती है और वोट लाती है, ये पहले किसने सोचा था? लेकिन बीजेपी ने सोच लिया है और बिहार में इसकी बारी है। कोरोना के फ्री टीके से ही राज तिलक की पूरी तैयारी है। कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। वैक्सीन अभी बनी नहीं, लेकिन चुनावी आइडिया बन गया। बिहार में बीजेपी ये नया चुनावी ऑफर लेकर आ गई। संकल्प पत्र पर पहले नंबर पर इसी को रखा गया है। लेकिन फ्री वैक्सीन के इस वादे पर कई सवाल उठे हैं। पहली बात, वैक्सीन को चुनावी हथियार बनाना कितना सही? दूसरी बात, क्या कोरोना के डर का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है? तीसरी बात, बिना वैक्सीन आए ही चुनावी वादा क्यों किया? चौथी बात, फ्री वैक्सीन देने का वादा सिर्फ बिहार में ही क्यों? पांचवी बात, फ्री वैक्सीन देने पर सबके लिए ऐलान क्यों नहीं? बीजेपी के इस चुनावी वादे पर बड़ा विवाद हो गया। विपक्ष के नेता एक के बाद एक तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन पाने के लिए अब चुनावी शेड्यूल देखना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना का टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। अखिलेश ने कहा कि मुफ्त टीके का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं? केजरीवाल ने कहा क्या जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा उसे वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी? उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या बीजेपी वैक्सीन के लिए पार्टी के खजाने से पैसा देगी? शिवसेना ने कहा कोरोना वैक्सीन आई नहीं, लेकिन चुनावी जुमलों का हिस्सा बन गई। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्या लगता है वैक्सीन देना ये एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए क्या? क्योंकि एक हेल्थ स्केयर की बात है, इसको जब हेल्थ हॉस्पिटल खोलना भी चुनावी मुद्दा होता है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाना भी चुनाव, और क्यों नहीं होना चाहिए? चुनाव में जाति ही मुद्दा होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य मुद्दा नहीं होना चाहिए।
लोगों का जीवन मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कोरोना जैसी महामारी का भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है बीजेपी। ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हार से कितनी बौखला गई है कि वो अब इस स्तर पे गिरना चाह रही है और गिर चुकी है। मतलब बाकी देश को आप नहीं दीजिएगा और अगर सत्ता में नहीं आइएगा तो वैक्सीन फ्री का नहीं मिलेगा। आप मौत पर भी राजनीति करते हैं, आप महामारी पर भी राजनीति करते हैं। ये है भाजपा की असलियत। ये बेशरम लोग हैं, इनको समझ में भी नहीं आता है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये बात फैलाई, हंगामा फैलाया कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो गरीबों को पैसे लगेंगे, गरीब को वैक्सीन नहीं मिलेगी। यही बात ये बिहार में भी फैलाएंगे। कोरोना के वैक्सीन प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं और आज ये भ्रम दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हम स्वागत करते हैं कि ये भ्रम दूर करने के लिए कि कोरोना के वैक्सीन के पैसे नहीं लगेंगे, उन्होंने इस बात को घोषणा पत्र में डाला है। अभी बिहार में चुनाव है, अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है। वहाँ भी बीजेपी के साथी AIADMK ने कोरोना वैक्सीन बनने पर इसे मुफ्त करने का वादा कर दिया है। इसलिए इस चुनावी वादे पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे नेता सिर्फ वहाँ पर फ्री वैक्सीन का वादा करेंगे? इस पर बीजेपी सफाई दे रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र फ्री कोविड वैक्सीन का वादा करता है। सभी प्रोग्राम की तरह केंद्र सभी राज्यों को मामूली कीमत पर वैक्सीन देता है। ये राज्य सरकारों को तय करना है कि वो इसे मुफ्त में दें या ना दें। स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, इसलिए बिहार बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन फ्री में देने का वादा किया है। लेकिन इस विवाद के बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैक्सीन अभी आई नहीं। आ भी गई तो जनता को तुरंत मिल जाने के दूर दूर तक आसार नहीं। फिर भी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इस पर सिर फुटौवल चल रही है। भाजपा है तो भरोसा है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नेताओं ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा तो कर दिया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन आएगी कब? जब आएगी तो क्या यह फौरन आम लोगों तक पहुंच जाएगी? इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी? बिहार की पूरी आबादी को फ्री की वैक्सीन देने में कितना पैसा लगेगा और पूरे देश तक वैक्सीन पहुंचाने में कितना खर्च आएगा? सबसे पहले हम आपको भारत में कोरोना वैक्सीन की संभावित कीमत के बारे में बताते हैं। वैक्सीन डेवलप करने वाली लगभग सभी बड़ी कंपनियों के क्लिनिकल ट्रायल भारत में भी चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम रहा है वो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स नाम की वैक्सीन की शुरुआती कीमत 240 रुपए प्रति डोज बताई गई। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका भी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से ही मैन्युफैक्चर करा रही। इसकी कीमत करीब 1000 रुपए प्रति डोज बताई गई है। अगर आप दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन की कीमत देखें तो चीन में सिनोफार्म वैक्सीन का प्रति डोज 5000 रुपए के बराबर है। अमेरिका में मॉडर्ना की संभावित वैक्सीन की कीमत 4500 रुपए तक बताई जा रही है। इसी तरह अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन की कीमत करीब 3000 रुपए होने का अनुमान लगाया गया। अगर सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की 240 रुपए की कीमत को ही आधार बना लें तो बिहार की करीब 12 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के ही अनुमान के मुताबिक पूरे देश तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में करीब 80,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वैक्सीन को लेकर यह राजनीतिक लड़ाई देखकर बात मन में आती है कि गांव बसा नहीं और झगड़ा पहले हो गया। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में कम से कम 137 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से 48 वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है और कम से कम 89 वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर हो रहा है। कुछ प्रमुख वैक्सीन की बात करें तो अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है और कहा जा रहा है कि यह 2021 की शुरुआत तक आ सकती है। जर्मनी की बायोनटेक, फॉसन फार्मा और फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल एक साथ दूसरे और तीसरे चरण में है। भारत की जाइडस कैडिला का वैक्सीन फेज 2 में है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का ट्रायल फेज 2 में है। चीन के कैंसिनो बायो का वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है और इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह रूस के स्पुतनिक वी का ट्रायल भी फेज 3 में है और इसके भी आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी जा चुकी है। स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल एक साथ चल रहे हैं। इस वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन ये अभी दूर है। समझने वाली बात यह है कि बिहार चुनाव में फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा हो रहा है, लेकिन वैक्सीन अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव के पहले आने की संभावना बहुत कम है। और अगर वैक्सीन बन भी जाएगी तो फौरन सबको मिलेगी नहीं।
सभी लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध करवाने में करीब 1 साल या फिर इससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन बन जाएगी तो उसका असर कितना होगा, और यह कहना भी मुश्किल है कि वैक्सीन एक बार लग जाने पर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर वैक्सीन आने पर भी कोई जादू नहीं होगा कि सब पहले जैसा हो जाए। इसलिए जरूरी यही है कि वैक्सीन आए ना आए, फ्री में मिले ना मिले, नियमों का पालन होना चाहिए, और बिहार चुनाव में यही नहीं हो रहा। बिहार की चुनावी रैलियों में ये भीड़ देखकर तो कोई भी कहेगा कि यहाँ कौन सा कोरोना और कोरोना का कैसा डर। यहाँ ना तो किसी को डर है और ना ही किसी को कोई परवाह। चुनाव आयोग को कहना पड़ा है कि पार्टियां कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, कैंपेनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग रखें और रैलियों में भीड़ के अनुशासन को बनाएं। लेकिन ऐसी हिदायतों की न पहले परवाह थी, न अब भी किसी को चिंता है। नेता बिना मास्क पहने रैलियों में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भीड़ भी बेफिक्र है। यह सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है। बिहार और आपको बता दें एक बड़ी खबर यह कि पटना में इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस के दफ्तर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में एक कार से 8 लाख रुपए बरामद किए गए। इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला और बिहार के चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से पूछताछ की है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उन्हें नहीं पता ये पैसे किसके हैं। इनकम टैक्स की टीम ने पटना में कांग्रेस दफ्तर में नोटिस चिपका दिया है और कांग्रेस से पूरे मामले पर जानकारी मांगी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कोरोना ने किस हद तक कहर बरपाया है, इसका खुलासा आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टॉप पर रहा। मुश्किल इस बात की भी है कि यह अभी तक वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है। लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में सबसे ज्यादा झटका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा था। इसका खुलासा आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा गैर आईटी सेवा कंपनियों को भी लॉकडाउन में बड़ी गिरावट का असर झेलना पड़ा। इसके पहले यानी जनवरी मार्च तिमाही पर भी लॉकडाउन का असर देखा गया था। दरअसल मार्च का आखिरी हफ्ता लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की कुल बिक्री अप्रैल जून तिमाही में 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले 41.1% की गिरावट दर्ज की गई। इतनी बड़ी गिरावट से कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के असर का पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 1619 कंपनियों पर किए गए सर्वे से ये नतीजा आरबीआई ने निकाला है। गैर आईटी सेवा कंपनियों के कामकाज में भी 41% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले की तिमाही में यानी 2019-20 की चौथी तिमाही में इसमें 15.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर गैर सरकारी और गैर वित्तीय 2536 लिस्टेड कंपनियों के तिमाही नतीजों पर गौर किया था। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिली सहूलियतें नाकाफी हैं। We did take some direct fiscal efforts. The RBI chipped in. The government of India also took steps. We also took steps on the liquidity front, which all of you actually say are more on supply side, but the supply side actually moves down to the demand side. If the ECLGS scheme succeeds, that means these SMEs start functioning. If SMEs start functioning, the labor that is employed there actually start earning money and they start spending money. So it leads to that positivity. आरबीआई की रिपोर्ट में जो नतीजे सामने आए हैं उनसे साफ हो गया है कि किस सेक्टर को लॉकडाउन के बावजूद तरक्की करने का मौका मिला। सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर को मिला, जिसकी बिक्री जनवरी मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल जून तिमाही में जोरदार तरीके से बढ़ी है। गैर आईटी सेवा कंपनियों में केवल टेलीकॉम कंपनियों ने ही ग्रोथ दर्ज की है। वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा और कॉल्स की मांग ने इस तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों को खासा मुनाफा पहुंचाया था। आईटी सेक्टर की कंपनियों की बिक्री अप्रैल जून तिमाही के दौरान 3.2% बढ़ी है।
वहीं मैन्युफैक्चरिंग और गैर आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट रही। तो आईटी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दौरान 9.4% बढ़ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने अलग से फंड का इंतजाम करने के लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी शुरू की थी। इसकी मियाद 31 अक्टूबर तक है। इसमें कुल 3 लाख करोड़ का कर्जा बांटा जाना था, लेकिन अभी तक सारी रकम का कर्ज मांगा नहीं गया है और अब सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की असल मुश्किलों को ना समझने की बात इस सेक्टर से जुड़े लोग कह रहे हैं। To the stress sector and the services sector, which contributes to 63% of to the India's GDP, has been affected severely by the pandemic, and the sector shrunk by around 24+%. So quarter on quarter in Q1 FY21, and the stress sectors contributed a whopping 83+% again to this contraction. Not only has the contraction been very severe, the recovery in these sectors is also quite slower. इनका दावा है कि अगर सरकार की स्कीम सभी कंपनियों के काम की होती तो फिर अब तक कर्ज की पूरी रकम के लिए आवेदन आ चुके होते, लेकिन इसकी शर्तें हर कंपनी के माफिक नहीं है, तो सबको एक तराजू में तौलकर सरकार ने नाइंसाफी की है। अब देखना यही है क्या जिस तरीके से अगले राहत पैकेज को लाने का दावा किया जा रहा है उसमें इस गलती को सरकार सुधारती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।